हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हिंदी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। फ्रेंड्स, कल हमने अपना टॉपिक किया था जिसमें हमने हिंदी की सारी उपबोलियाँ की थी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आए हैं जिसमें आज हम जानेंगे देवनागरी लिपि के बारे में डिटेल में कि देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ, और हिंदी के विविध रूप जिसमें हम राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इन टॉपिक्स पे से भी क्वेश्चन बन जाते हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से ये वीडियो लास्ट तक देखिए एंड मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स इसमें जानेंगे देवनागरी लिपि के बारे में कि हमारी देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारी लिपि आई थी वो हमारी थी खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि जो थी ये भाषा के मौखिक रूप को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता था उसी लिपि को हम खरोष्टी लिपि कहते हैं या उसको हम लिपि कहते हैं। जब हम किसी भी भाषा को मौखिक रूप, जो किसी भाषा का बोलने का रूप होता है, जब हम उसमें लिखने में प्रयोग करते हैं तो हम उसे लिपि कहते हैं। लिपि शब्द का प्रयोग पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी में मिलता है। सबसे पहले जो लिपि शब्द है उसका प्रयोग पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें मिलता है। अब हम जानेंगे खरोष्टी लिपि के बारे में। जो हमारी खरोष्टी लिपि है वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है और इसमें दीर्घ स्वरों का अभाव था। जो हमारी खरोष्टी लिपि जो थी उसमें जो दीर्घ स्वर, जो हमारे दीर्घ स्वर कौन से होते हैं आप सभी को पता है, जिसमें हमारी बड़ी ई आती है, बड़े ए, बड़ा आ आता है, इन सब का अभाव था हमारी खरोष्टी लिपि में। अब नेक्स्ट आता है हमारी खरोष्टी लिपि के बाद आई है हमारी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है उसका प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। माना जाता है कि वेदों की रक्षा करने के लिए इस लिपि का प्रयोग किया गया है या इस लिपि का जन्म हुआ था। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसे 2 भागों में बांटा था। जो हमारी ब्राह्मी लिपि है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। आगे जो उसका फर्स्ट पार्ट था वो था हमारी उत्तरी ब्राह्मी लिपि और सेकंड हमारा दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। जो हमारी उत्तरी ब्राह्मी लिपि है उसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। वो जो 2 पार्ट्स हैं वो कौन से हैं? गुप्त लिपि है और कुटिल लिपि है। जो दक्षिणी ब्राह्मी लिपि है उसको एक पार्ट में डिवाइड किया कि उसमें आ जाता हमारा नागरी व देवनागरी। तो आप देखेंगे इसमें कि हमारी जो देवनागरी लिपि है उसका विकास कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि के जो दक्षिणी ब्राह्मी लिपि है उससे हमारी नागरी व देवनागरी भाषा का, जो हमारी देवनागरी लिपि है उसका विकास हुआ है, वहाँ से वह उत्पन्न हुई है। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो भी बच्चा DSSB की तैयारी कर रहा है, TGT PGT हिंदी के लिए, HTET KVS CTET की तैयारी कर रहा है, वो प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए और मेरी ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं। मैं आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट दे के पढ़ा रही हूँ, तो आप प्लीज़ इन सारी वीडियोस के साथ जुड़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो DSSB की तैयारी कर रहे हैं। आगे हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड अपना नागरी व देवनागरी लिपि के बारे में। उससे पहले फ्रेंड्स हम जो हमारी ये ब्राह्मी लिपि है इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं कि जो हमारी ब्राह्मी लिपि है इसमें से भी हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, तो आप साथ साथ इसको राइट डाउन करते रहिए। जो हमारी ब्राह्मी लिपि है इसमें लघु व दीर्घ स्वरों की संख्या प्राप्त थी। इसमें स्वर व व्यंजन अलग अलग थे। प्रत्येक ध्वनि के लिए निश्चित चिन्ह था। जो हमारी खरोष्टी लिपि थी उसमें दीर्घ स्वर नहीं थे। जो हमारी ब्राह्मी लिपि है उसमें हमारे दीर्घ स्वर भी थे और स्वर व व्यंजन अलग अलग थे। और ध्वनि के लिए, हर प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित चिन्ह होता था। वर्णों का जैसा उच्चारण होता था वैसे ही वो वर्ण लिखे जाते थे। जैसे हम उच्चारण में बोलते थे, जैसे आम बोला हमने तो हम उसको लिखेंगे भी बड़ा आ और म, तो जो भी हम उच्चारण करते थे वैसे ही उसको लिखा जाता था। इसमें अनुस्वर, विसर्ग, अनुनासिक के लिए भी निश्चित चिन्ह थे। तो अब ये जो ब्राह्मी लिपि है उसमें जो हमारी उत्तरी ब्राह्मी लिपि में जो गुप्त लिपि आती है उसके बारे में जान लेंगे। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है गुप्त, यानी ये गुप्त वंश के जो राजाओं द्वारा अपनाई जाने के कारण इसका नाम गुप्त लिपि पड़ा था। और इसका समय फ्रेंड्स 4 से 5वीं ईस्वी शताब्दी के आसपास का समय है इसका। और जो हमारी आगे है कुटिल लिपि।
कुटिल लिपि जो है ये गुप्त लिपि की पुत्री थी, मतलब जो कुटिल लिपि थी उसको एक तरह से जो गुप्त लिपि है उसकी पुत्री कहा जाता था। इसके जो अक्षर थे वो कुछ टेढ़े लिखे जाते थे, इसलिए इसे कुटिल कहा जाता था, क्योंकि इसके अक्षर थोड़े टेढ़े होते थे। जो चीज़ थोड़ी टेढ़ी होती है उसको हम कुटिल बोलते हैं ना, तो इसीलिए इसका नाम कुटिल पड़ा था। और इसका समय 6 से 9वीं शताब्दी के आसपास का माना गया है। अब हम जानेंगे अपना नेक्स्ट नागरी व देवनागरी लिपि के बारे में। जो हमारी नागरी और देवनागरी लिपि है, इसकी पहले देखते हैं क्या है इसमें। देव भाषा संस्कृत से जुड़ने के कारण इसे देवनागरी कहा गया। यह अर्ध अक्षरात्मक लिपि है। दक्षिणी भारत में इसे नागरीन कह के नंद नागरी कहा जाता था। दक्षिण भारत में इसका सर्वप्रथम उल्लेख 8वीं शताब्दी में गुजरात के राजा जय भट्ट के शिलालेख पर मिलता है, जबकि उत्तर भारत में इसका उल्लेख 10वीं शताब्दी में महेंद्रपाल प्रथम के दान पात्र पर मिलता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो देवनागरी लिपि है उसका उल्लेख हमें सर्वप्रथम तो 8वीं शताब्दी में मिला है और उसके बाद 10वीं शताब्दी में मिला है। और ये अर्ध अक्षरात्मक लिपि होती है और इसके 2 नाम भी बताए गए हैं, नागरीन और नंद नागरी। आगे देखते हैं फ्रेंड, जो हमारी देवनागरी लिपि है जिसमें हमारी हिंदी लिखी जाती है, उस लिपि के क्या क्या गुण हैं। तो हमारी जो देवनागरी लिपि है वो सबसे पहले तो एक वैज्ञानिक लिपि है और उसके बाद समस्त ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है। मतलब जो हमारी हिंदी है, देवनागरी लिपि है, आप ये देखेंगे उसमें जितनी भी प्रकार की ध्वनियाँ हैं, हर ध्वनि के लिए कोई ना कोई आपको चिन्ह ज़रूर मिल जाएगा देवनागरी लिपि में। उच्चारण व लेखन में एक रूपता है, जैसे कि हमारी ब्राह्मी लिपि मैंने आपको बताया था कि जो भी हम उच्चारण करते हैं वही हम लेखन में यानी लिखते हैं। तो उच्चारण व लेखन में एक रूपता है। अपरिवर्तनीय उच्चारण है, जो इसका उच्चारण है वो अपरिवर्तनीय है, मतलब आप इसके जो उच्चारण है उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। आप कई बार देखते हो कि अपनी मदर टंग के चलते हम बहुत सारे उच्चारण गलत करते हैं और उसी के चलते हम वो हमारी हैबिट बन जाती है। और जैसे लगाओ हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम तो उसी हिसाब से उच्चारण करेंगे जो हमारी मदर टंग है, लेकिन बच्चा जो होता है, जो छोटा बच्चा होता है, वो हमारी मदर टंग की वजह से उस चीज़ को गलत उच्चारित करना शुरू कर देता है और फिर वो लिखना भी गलत करता है। तो इसलिए जो ये लिपि हमारी देवनागरी लिपि, ये अपरिवर्तनीय उच्चारण है, इसके उच्चारण में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। जो इसका प्रॉपर उच्चारण है हमें वही उच्चारण इसका करना चाहिए, तो क्योंकि जो उच्चारित करेंगे वही हम इसका लिखित रूप करेंगे। और ये कम खर्चीली है, स्पष्टता है इसमें, और प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी देवनागरी लिपि है, जो हमारी ब्राह्मी लिपि है, इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए अपना एक निश्चित चिन्ह होता है। ये तो थे हमारी देवनागरी लिपि के गुण। फ्रेंड्स, मैंने ना एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ भी स्टार्ट की है, मैं आज अपलोड करूँगी उसकी भी वीडियो। उसमें मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ और ये जो क्वेश्चंस मैं लाई हूँ आपको प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आगे भी जो सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम को बेस बना के बनाए गए हैं। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देखिए और आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और जैसे फ्रेंड हम तैयारी करते हैं कंपटीशन टेस्ट की, तो उसमें हम जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जितने आप क्वेश्चंस लगाओगे, जितने आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका पेपर क्लियर करने के चांस बढ़ते हैं। आप कंटेंट भी पढ़िए, क्योंकि नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी तो हम क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। बट फ्रेंड, आप क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कीजिए जो प्रीवियस ईयर है, आप अपनी तरफ से भी प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाइए और उनके क्वेश्चन आंसर कीजिए, क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत से टॉपिक्स तो फ्रेंड ऐसे होंगे जो आप क्वेश्चन आंसर कर करके ही आपको बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगे। तो मैं जो आज अपनी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ क्वेश्चंस के ऊपर, प्लीज़ आप जाके उस वीडियो को भी देखिए। आपको बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस लगेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे वो। और प्रीवियस ईयर में आप देख सकते हैं, चाहे वो DSSB के प्रीवियस ईयर में देखोगे आप, चाहे KVS के में देखोगे, चाहे UP टेट में देखोगे, चाहे H टेट में, आपको उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेस बना के बनाई गई सीरीज़ है। तो प्लीज़ आप उसको मस्ट वॉच, प्लीज़ आप उसको वॉच कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने देवनागरी लिपि के गुण पढ़े हैं, अब आगे हम देखते हैं देवनागरी लिपि के दोष। जो हमारी देवनागरी लिपि है
इसमें गुण होने के साथ साथ कुछ दोष भी हैं। जैसे इसमें दोष क्या क्या है, सबसे पहले तो टंकन व मुद्रण में समस्या। जो देवनागरी लिपि है उसके टंकन और मुद्रण में बहुत समस्याएं आती है, क्योंकि इसमें मात्राएं इतनी प्रयोग की जाती है, चिन्ह इतने प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर एक बिंदी भी गलत लग जाए तो पूरे के पूरे शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो टंकन व मुद्रण में समस्या होती है। इसकी मात्रा का उच्चारण बाद में होता है लेकिन प्रयोग पहले हो जाता है। देवनागरी लिपि जो होती है, जो हमारी हिंदी है, उसमें आप बोल के देखो, उसमें हर शब्द पे जो मात्रा लग रही है उसकी मात्रा का प्रयोग पहले किया जाता है, उच्चारण बाद में होता है, लेकिन प्रयोग उसका पहले हो जाता है। पहले हम उसको प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद वो उच्चारित की जाती है। संयुक्त वर्ण करने का कोई निश्चित नियम नहीं होता, इसमें द्विरूप वर्णों का प्रयोग किया जाता है। अनावश्यक वर्णों का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें काफ़ी अनावश्यक वर्ण भी देखे गए हैं जिनको हम बोल नहीं पाते, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वो भी देवनागरी लिपि में प्रयोग किए जाते हैं। शिरा रेखा का प्रयोग अनावश्यक अलंकरण है। जो शिरा रेखा है उसका प्रयोग अनावश्यक अलंकरण है। मतलब इसमें ये उस समय ये दोष माना गया था, जो हम ऊपर शिरा रेखा लगाते हैं हिंदी के हर शब्द को लिखते समय, तो उसका जो प्रयोग है वो अनावश्यक अलंकरण है। कुछ विद्वानों ने माना था कि शिरा रेखा की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी विद्वानों में मतभेद भी रहे थे इस चीज़ को लेके। अब फ्रेंड्स, मैं आगे आपको हिंदी के विविध रूप कराने से पहले कुछ देवनागरी लिपि को लेके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, तो आप प्लीज़ उनको बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 1935 में महात्मा गांधी जी थे, उनके सभापतित्व में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1935 में। ये क्वेश्चन आ जाता है कि, और आई थिंक शायद लास्ट जो पीजीटी हिंदी एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन था भी कि हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किस सन में किया गया था, तो 1935 में। और इस ये जो हमारा आयोजन हुआ था, ये सम्मेलन जो हुआ था, उसमें क्या किया गया था, गांधी जी ने लिपि सुधार समिति का गठन किया था। एक उन्होंने समिति बनाई थी, वो समिति का नाम था लिपि सुधार समिति, उसका गठन किया गया था। और 5 अक्टूबर 1941 को जो ये लिपि सुधार समिति थी, इसकी बैठक हुई थी और इसके 2 सुझाव को स्वीकार किया गया था। इसमें 2 सुझाव दिए गए थे, और वो 2 सुझाव कौन कौन से हैं? वो 2 सुझाव है, जो हमारा वर्ण होते हैं हमारे, जैसे भ होता है, व होता है और ध होता है, इन वर्णों में जो भ और धा है, उसमें जो गोल ऐसे घुंडी, जिसको हम घुंडी बोलते हैं, वो जो बनाई जाती है, उसको अनिवार्यता दी गई थी। और सेकंड हमारा इसमें ये सुझाव था कि हिंदी का जो ख वर्ण के स्थान पर गुजराती भाषा का ख वर्ण का प्रयोग किया जाएगा। पहले जो ख था वो अलग तरीके से लिखा जाता था, तो बाद में सुझाव दिया गया था कि जो गुजराती भाषा में जिस तरीके से ख वर्ण को लिखा जाता है, उस तरीके से ही ख वर्ण को आगे हिंदी वर्णमाला में शामिल किया गया। उसके बाद हम देखते हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, यानी 1947 में, उत्तर प्रदेश में आचार्य नरेंद्र देव ने लिपि समिति का गठन किया था। नरेंद्र देव ने सर्वप्रथम लिपि सुधार समिति का गठन बम्बई में गोविंद रानाडे ने किया था। जो सबसे पहले लिपि सुधार समिति था, उसका गठन बम्बई में गोविंद रानाडे ने किया था। ये स्वतंत्रता के बाद की बातें हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने उर्दू की जो ध्वनियाँ हैं, उर्दू की ध्वनियाँ में नुक्ता शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नुक्ता शब्द वो होते हैं फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा होगा, जैसे क लिखा है, क के नीचे डॉट है, ख के नीचे डॉट है, ग के नीचे डॉट है, ज के नीचे डॉट है, फ के नीचे डॉट है, तो ये हमारे नुक्ता के शब्द होते हैं। ये जो डॉट लगता है, ये नुक्ता शब्द कहलाते हैं। तो जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी जो थे, उन्होंने क्या किया था, नुक्ता लगाने का रिवाज प्रारंभ किया था। नुक्ता जो शब्द हैं उनको कौन अस्तित्व में लेके आया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदू हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था। आप इसको नोट कीजिए। हिंदू हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? प्रताप नारायण मिश्र ने। काका कालेलकर तथा वीर सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खड़ी का सुझाव दिया था। जो हमारी अ की 12 खड़ी है, उसका सुझाव किसने दिया था? काका कालेलकर तथा वीर सावरकर जो बंधुओं थे दोनों, उन्होंने अ की 12 खड़ी का सुझाव दिया था। श्रीनिवास जी ने अल्प प्राण की ध्वनियों को महाप्राण ध्वनियाँ बनाने के लिए 21 अवग्रह चिन्ह लगाने का सुझाव दिया था। सॉरी, 21 ने 81 अवग्रह चिन्ह लगाने का सुझाव दिया था। किसने? श्रीनिवास जी ने।
अब हम फ्रेंड्स इसमें हमने देवनागरी लिपि के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़े हैं। आई होप आप लोगों ने इनको नोट कर लिया हो। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया हो तो कोई नहीं, आप वीडियो को स्टॉप कर करके और इनको नोट कर लीजिएगा। आगे हम अब पढ़ेंगे अपनी हिंदी के विविध रूप। जो हमारी हिंदी भाषा है उसके विविध रूप, उसके विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर भाषा भाव के अभिव्यक्ति का माध्यम है। ये हम सभी को पता है कि जो हमारे भाव हैं उनको हम भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्त करते हैं। चाहे हम उसको मौखिक रूप से अभिव्यक्त करें, चाहे हम उसको लिखित रूप से अभिव्यक्त करें, किसी भी तरीके से करें तो हम भाषा का ही प्रयोग करते हैं। हाँ, जो हम इशारे करते हैं उसको हम भाषा में नहीं लेते हैं, परंतु काफ़ी आपने देखा है कुछ लोग जो होते हैं वो इशारों से भी अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, अपनी बातें कहते हैं, पर वो भाषा का रूप नहीं होता। भाषा का रूप सिर्फ दो ही होता है, लिखित और मौखिक। भाषा का क्षेत्र, अब हम जानेंगे जो हमारी हिंदी भाषा है उसके क्षेत्र क्या हैं। उसके 3 क्षेत्र होते हैं, भाषा के 3 क्षेत्र होते हैं। सबसे पहले होती है उसमें राजभाषा, फिर होती है हमारी राष्ट्रभाषा और फिर होती है हमारी संपर्क या व्यवहारिक भाषा। आप मुझे बताएं, देखिए राजभाषा जो है हमारी, भारत की राजभाषा कौन सी है? भारत की राजभाषा है हमारी हिंदी भाषा। जो हमारी हिंदी भाषा है वो हमारी भारत की राजभाषा है। राजभाषा क्या होती है, पहले हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं। किसी भी राज्य या सरकार की भाषा राजभाषा कहलाती है, अर्थात सरकार या राज कार्य जिस भाषा में संपन्न होता है उसे राजभाषा कहते हैं। यानी जो हमारे सरकारी कार्य, जो हमारे राज्य में जो कार्य होते हैं वो जिस भाषा में संपन्न होते हैं, जिस भाषा में किए जाते हैं वो हमारी राजभाषा कहलाती है। और हमारी भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। 14 सितंबर 1949 में श्री गोपालाचार्य अयंगर ने यह प्रस्ताव रखा था कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। यह प्रस्ताव किसने रखा था? 1949 में श्री गोपालाचार्य ने, कि जो हिंदी है वो भारत की राजभाषा होगी। फिर हम आगे देखते हैं राष्ट्रभाषा। जो हमारी राष्ट्रभाषा है वो क्या होती है? किसी भी राष्ट्र की अपनी एक विशिष्ट भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है, अर्थात राष्ट्र के अधिकांश लोगों के द्वारा स्वीकृत भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। यानी जो जिस देश के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। जो हमारा भारत है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी, क्योंकि हमारे भारत में हिंदी जो है वो बहुत सारी जनसंख्या द्वारा बोली भी जाती है और समझी भी जाती है। तो हमारे भारत की राष्ट्रभाषा भी क्या होगी? हिंदी ही होगी। यह जो प्रस्ताव था वो सर्वप्रथम बंगाल में आया था। जो कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। सर्वप्रथम ये प्रस्ताव बंगाल में लाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी संपर्क या व्यवहारिक भाषा। संपर्क या व्यवहारिक भाषा किसे कहते हैं? लोगों के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा संपर्क भाषा या व्यवहारिक भाषा कहलाती है। यानी जो हम आम बोलचाल में आपस में घर में यूज़ करते हैं या किसी से मिलते हैं, फ्रेंड्स हैं हमारे, उनके साथ आम बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग हम करते हैं वो हमारी संपर्क या व्यवहारिक भाषा। संपर्क यानी किसी से संपर्क बैठाना, और व्यवहारिक यानी जो हमारे व्यवहार में हो, इसके नाम से पता चल रहा है। तो जो हम व्यवहारिक रूप से आम बोलचाल में यूज़ करते हैं वो हमारी संपर्क या व्यवहारिक भाषा है। और हमारी भारत में संपर्क और व्यवहारिक भाषा भी कौन सी है? हिंदी। हिंदी संपर्क भाषा है भारत की। भारत की संपर्क भाषा क्या है? हिंदी। तो हम देखेंगे फ्रेंड्स, हमारे भारत की राजभाषा भी हिंदी है, राष्ट्रभाषा भी हिंदी है और हमारे भारत में संपर्क भाषा भी हिंदी ही है। जो हमारे बहुभाषी प्रदेश होते हैं उनमें विचारों का आदान प्रदान करने के लिए संपर्क भाषा की आवश्यकता होती है। जो हमारी संपर्क भाषा होती है, हमारे जैसे भारत में बहुत सारे प्रदेश हैं जहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन आप देखेंगे मोस्टली भारत में हिंदी को सभी बोलते हैं, सब समझते हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर हिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता, पर मोस्टली जो कहा जाए तो भारत में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। लोग हिंदी बोलते भी हैं, समझते भी, तो इसलिए हमारी जो हिंदी है वो संपर्क भाषा कहलाती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले 1949 में भारत में जो नेता थे श्री राजगोपालाचार्य ने भारतीय संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज के समांतर स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग इस उद्देश्य किया कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर रहे। उन्होंने नेशनल लैंग्वेज ना बोल के स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया ताकि हमारी राजभाषा और जो हमारी राष्ट्रभाषा उसमें
अंतर निकाला जाए। और उसमें अंतर क्या होता है हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा में? राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर ये होता है कि जो हमारी राजभाषा होती है वो हमारे राजकाज में यूज़ की जाती है, यानी हमारे जो सरकारी कार्यों में। और जो हमारी राष्ट्रभाषा होती है वो ये होती है कि जो हमारे जहाँ हम रह रहे हैं उस देश में जो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त की जाती है वो हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। आज की वीडियो में हमने देवनागरी लिपि के बारे में जाना, जिसमें हमने जाना कि खरोष्टी लिपि आई थी, खरोष्टी लिपि से ब्राह्मी लिपि आई थी, ब्राह्मी लिपि के उत्तर दक्षिणी जो उत्तर दक्षिणी लिपि थी उससे हमारी नागरी या देवनागरी लिपि आई। हमने फिर देखा कि जो हमारी देवनागरी लिपि है उसके क्या गुण हैं, क्या दोष है। फिर हमने हिंदी के विविध रूपों के बारे में जाना, जिसमें हमारी राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा आई। और उसके साथ साथ मैंने आपको देवनागरी लिपि से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए। अब जो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, ये हमारी यूनिट यहीं पे फिनिश होती है। जो हमारी यूनिट का नाम था हिंदी भाषा उद्भव और विकास। अब मैं ये जो मैंने पूरी आपको यूनिट कराई है इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स रह जाता है, कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है ऐसे जो भी विद्वानों ने हिंदी भाषा के विकास के लिए कार्य किया था, वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की एक मैं क्लास लेके आऊँगी। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। यहाँ पर हमारी ये यूनिट ख़त्म होती है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट यूनिट लेके आएंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड प्लीज़ आपको जो मैंने बताया जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है, प्लीज़ आप उसको जाके वॉच कीजिएगा। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी वीडियोस को, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपके लिए वीडियोस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगी, बहुत हेल्पफुल होंगी अगर आप DSSS की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड।